हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आज हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम है बहुत नजदीक। तो आपके एग्जाम से पहले पहले मुझे आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है, क्योंकि मैंने आपसे किया था प्रॉमिस, वादा। तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं, आप भी कर लीजिए। जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, ताकि मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिले इसके बाद में जो चैप्टर बचा हुआ है उसको लाने में। सो आज का हमारा चैप्टर है रिसीवेबल मैनेजमेंट। हमने इससे पहले कैश मैनेजमेंट वाला चैप्टर किया था, आज हम रिसीवेबल मैनेजमेंट वाला चैप्टर कर रहे हैं। सर यहाँ पर मैनेजमेंट तो ठीक है, जैसे हम कैश का मैनेजमेंट करते थे वही मैनेजमेंट यहाँ करना है, लेकिन ये रिसीवेबल्स क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहीं बताता हूं मैं आपको इंट्रोडक्शन के अंदर। रिसीवेबल्स जो होते हैं उसका मतलब है आपका डेटर से। तो रिसीवेबल्स के अंदर आपके डेटर्स प्लस बीआर आते हैं। तो कैसे जो है, जिनको हम ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो यहां पर रिसीवेबल्स जो वर्ड है उसका मतलब मोटा मोटी देखा जाए ना तो इनसे है, डेटर से। डेटर क्या होते हैं? जब भी कोई बिजनेस, बहुत इजी है, आप कॉमर्स पढ़ के आए हैं, अकाउंट्स पढ़ के आए हैं 11th-12th के अंदर, तो आपको पता ही होगा कि डेटर कब जो है जनरेट होते हैं, या डेटर नाम की चीज कब अस्तित्व में आती है अकाउंट्स के अंदर। जब कोई भी बिजनेस सेल करता है क्रेडिट पर, क्रेडिट पर मतलब उधार। जब कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म क्रेडिट सेल्स करती है, तो जिन कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर को हम गुड सेल करते हैं, तो जिन कस्टमर को हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं उन्हें हम डेटर भी बोलते हैं। और ये जो डेटर होती है ये होती है हमारी करंट एसेट्स। इसको हम करंट एसेट्स भी मानते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम में इनसे पैसा ले लेना है, शॉर्ट पीरियड के अंदर ही। क्यों पैसा लेना है भैया? हमने आपको कुछ बेचा है उधार, तो पैसा तो लेना ही पड़ेगा। आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, किसी का भी बिजनेस हो, अगर कुछ उधार बेचेगा तो सामने वाला उसका हो गया डेटर, और उससे उसे पैसे लेने हैं, तो थोड़े टाइम में वो पैसे ले लेगा। ऐसा थोड़ी है कि सालों बाद पैसे लेगा, ऐसा तो नहीं है। ओके जी। तो ये जो डेटर हैं, इन डेटर से किस तरीके से पैसा निकाल के मैनेज किया जाए, या इस तरीके से कह सकते हैं कि जब हम गुड सेल करें तो कितना उधार सेल करें, किन किन कस्टमर को कितना कितना उधार दे सकते हैं। क्योंकि यहां पर बैड डेब्ट्स नाम की भी चीज रहती है। उधार अगर बहुत ज्यादा सेल कर दिया हमने, उधार बेचा फुल दबा के बेचो उधार, उधार बेच तो दिया, लेकिन उसमें से कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे, कुछ डेटर ऐसे भी होंगे जो पैसे नहीं देंगे। तो जो पैसे नहीं देंगे वो क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स होने के चांसेस रहते हैं अगर बहुत ज्यादा आप सेल करते हैं उधारी पे, या फिर आप कस्टमर का बैकग्राउंड चेक किए बिना ही अंधाधुंध सेल किसी को भी दे देते हैं, तो भी बैड डेब्ट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी कि वहां से पैसा नहीं आएगा। तो अब इन सब चीजों को मैनेज करना जो है वो हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स या रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। ओके, सो जो मैंने अभी आपको बोला वो यहां लिखा हुआ है। इसके लिए आपको एक क्रेडिट पॉलिसी बनानी पड़ती है, यानी कि क्रेडिट का मतलब यहां पर उधार से है, कि जो आप उधार बेचोगे उसकी एक पॉलिसी बनाओ कि किसको उधार सेल कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उससे पैसा कैसे निकलवाओगे, कितना उधार सेल करोगे, ये पॉलिसी इसके अंदर बनाई जाती है। ओके, देखो, अगर आप उधार सेल करते हो तो रिसीवेबल्स तो होंगे ही होंगे, यानी कि डेटर तो जनरेट होंगे ही होंगे। हाँ, तो उसकी क्या क्या कॉस्ट हमें भुगतनी पड़ती है, यानी कि कोई कंपनी या कोई बिजनेस अगर मार्केट में उधार सेल करता है, क्रेडिट पर सेल करता है, तो क्या कॉस्ट आएगी। अब कोई बोले सर क्रेडिट पे सेल करे ही नहीं, तो बेटा इस कंपटीशन के जमाने में अगर क्रेडिट पे सेल नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा, आप ज्यादा बेच नहीं पाओगे, और ज्यादा बेच नहीं पाओगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, है ना। आप ब्रेक इवन पे रह जाओगे। कैश के मामले में तो उधार तो बेचना ही पड़ता है। जो रियल में बिजनेस करते हैं ना उनको पता है, सबसे बड़ा सरदर्द होता है जो लोगों को गुड्स बेच दिया है उनसे पैसा निकलवाना। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे जिनको मैं जानता हूं, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो बिजनेस करते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है उनको पैसा निकलवाने में। कुछ कुछ दे देते हैं, कुछ कुछ नकटे बन के बन जाते, देते ही नहीं है। ओके जी, ठीक है। तो क्या कॉस्ट आती है? सबसे पहले आती है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स। सर ये क्या कॉस्ट है, समझना एक बार में
समझ जाना, ध्यान से सुनना। देखो भैया, हम उधार बेच रहे हैं, उसने सामने वाले ने अभी तक पैसा नहीं दिया है, ठीक है, बट हम उधार बेच क्या रहे हैं सर, गुड्स बेच रहे हैं, तो वो गुड्स हम कहीं से तो खरीद के लाए होंगे ना, हाँ, तो जहां से परचेज करके लाए हैं उसमें पैसा लगा हुआ होगा ना, हाँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा मोबाइल फ़ोन का बिजनेस है और मैं मोबाइल फ़ोन परचेज करता हूँ, तो मैंने यहाँ से जो है 500 मोबाइल फ़ोन परचेज कर लिए, ठीक है, और 500 मोबाइल फ़ोन परचेज किए तो सप्लायर को तो मेरे को देर सवेर या हाथों हाथ पैसा दे दिया होगा, हो सकता है 1 महीने बाद में पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर तो मेरी कैपिटल फंस गई, उस 500 मोबाइल मेरे पास आ गए। अब वो 500 मोबाइल में जो पैसा लगा हुआ वो रिकवर कब होगा, जब मैं उसको बेचूंगा, ठीक है। अब कैश सेल में बेचा तो रिकवर हो गया, उधार में बेचा तो कुछ लोग दे देंगे और कुछ बैड डेब्ट्स हो जाएंगे, कुछ लेट देंगे, तो जितना ज़्यादा लेट देंगे उतनी देर तक मेरा वो कैपिटल जो मैंने उस इन्वेंट्री में, उस स्टॉक में, उस मोबाइल फोन्स को परचेज करने में लगाया वो फंसा रहेगा, और उसकी भी एक कॉस्ट होती है भैया, कि भैया आपने 1 लाख रुपए यहाँ लगा दिए या 10 लाख रुपए लगा दिए, इस इन्वेंट्री को खरीद के रख लिया, अब उसको बेच भी दिया लेकिन उससे पैसा नहीं आ रहा है, तो वो जो पैसा आपने लगाया है अगर वो आप कहीं और लगाते तो उसके ऊपर एफडी करवा देते तो 8% रिटर्न मिल जाता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। या जो पैसा आप लगा रहे हो किसी से बैंक से लोन लेके लगाया है या किसी से उधार लिया है या खुद का पैसा है, तो उसकी भी तो कॉस्ट होती है ना, तो वही यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल। ओके, नेक्स्ट आती है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कुछ अच्छे डेटर होते हैं जिसको हम गुड डेटर बोलते हैं, गुड डेप्ट्स बोलते हैं, ठीक है, अच्छे डेटर्स, ओके, वो तो क्या करते हैं हाथों हाथ जितने टाइम का बोलते हैं उतने टाइम में हमें पेमेंट कर देते हैं, या थोड़ा उनको लालच देते हैं भैया डिस्काउंट मिलेगा, वो पेमेंट कर देते हैं। लेकिन कुछ बदमाश होते हैं, वो मतलब टेढ़ी उंगली होती है, वो बोलते हैं ना सीधी उंगली ना करे तो टेढ़ी उंगली से घी निकालो, वो वाली बात है, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब उंगली टेढ़ी करने का मतलब उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है, भैया फ़ोन करो उनसे, जाके उनके मतलब जाके दुकान पे खड़े हो जाओ, उनकी शॉप पर, उनकी बिजनेस पे, भैया पैसा दो, है ना, तो इस तरीके से उनको बार बार, या फिर किसी अपने एम्प्लॉय को भेजना पड़ता है, या फैक्टोरिंग का सहारा लेना पड़ता है ना, किसी एजेंट को भेजना पड़ता है कमीशन बेसिस पर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं जो उधारी पे गाड़ियां वगैरह सेल कर देती है, बहुत सारी बैंक के लोन भी दे देती है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कर देती है, ठीक है, इस तरीके से चलता है ना। और उसके बाद में अगर वो 2-3 किस्तें बाउंस हो जाए तो गाड़ी उठाने आते हैं ना, तो वो बैंक का मैनेजर नहीं आता है, वो भेजता है गुंडे जिनको फैक्टोरियन बोलते हैं, ठीक है, तो उसके बदले उनका काम है वो, ठीक है, तो उसकी भी कॉस्ट लगती है ना, उनको भेजने की, कलेक्ट करने की, पैसा निकलवाने की एक कॉस्ट आती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैड डेब्ट्स। क्या आता है? बैड डेब्ट्स। Some customer may fail to pay the amount due to towards them. The amount which the customer fail to pay are known as bad debts. ऐसे कस्टमर जिनसे ना हम पैसा निकलवा सकते हैं, ना हमारा फैक्टोरियर निकाल सकता है, ना कोई गुंडा निकाल सकता है, क्योंकि सामने वाला उससे भी बड़ा गुंडा है, ठीक है, तो फिर वो पैसे डूब गए, वो हो गया बैड डेब्ट्स। ओके, तो ये 3 तरह की कॉस्ट होती है, एक फाइनेंस कॉस्ट, एक पैसे को कलेक्ट करने की कॉस्ट, और एक पैसा डूबने की कॉस्ट, जिसको हम लॉस भी बोलते हैं, ठीक है भैया। आगे आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द साइज ऑफ रिसीवेबल्स। हाँ, बहुत कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डेटर की साइज पर, कि किस साइज के डेटर है। तो भैया सबसे पहले है साइज ऑफ क्रेडिट सेल्स। अगर आप अंधाधुन अभी अब नए मार्केट में प्रवेश कर रहे हो, कोई न्यू मार्केट है, जैसे जियो वाला आया था ना फर्स्ट, तो जियो में क्या था, 1 साल के लिए नेट फ्री, है ना, तो वो उधारी था, और क्या था, आपको क्या लगा वो 1 साल फ्री था? नहीं, वो अब वसूल रहा है। उस समय हमको 1 साल उधार दिया था या 6 महीने के लिए उधार रिचार्ज दिया था, अब उसको पता है कि अब मैं वसूलूंगा, तो अब वो रेटें बढ़ा के वसूल रहा है। मतलब वो यार कोई भी फ्री में तो कुछ होता ही नहीं है ना, फ्री में नथिंग, कुछ भी नहीं होता, वो फ्री में कैसे देगा? उसने टावर लगवाए हैं, गवर्नमेंट से उसने लाइसेंस लिया है टेलीकॉम का, है ना, इतनी बड़ी टीम रखी है, वो सिम जो मैन्युफैक्चर करी है उसके भी तो पैसे होंगे ना, तो यार कोई फ्री में कैसे दे देगा कुछ? तो हो सकता है बाद में वसूल करेगा, पर करेगा तो सही ना। तो सेम चीज वही है कि आप साइज ऑफ क्रेडिट सेल्स, जितना ज़्यादा उधार सेल करोगे उतने ज़्यादा आपके डेटर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्रेडिट पॉलिसीज। क्रेडिट पॉलिसीज का मतलब है आप सेल कैसे कर रहे हैं, उधार डिस्काउंट देके कर रहे हैं, है ना, क्या वो है क्रेडिट पॉलिसीज हो गई। फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड, मतलब कितने टाइम में पेमेंट करना है सामने वाले को, है ना, वो सारा हो गया।
एक्सपांसन प्लान, अगर आप चाहते हो कि न्यू मार्केट में एंटर हो रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो ज़्यादा सेल करो, ज़्यादा बेचोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आपके बिजनेस का एक्सपांसन होगा। रिलेशन विथ प्रॉफिट्स, बिल्कुल ज़्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा और आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट से जब ऊपर ज़्यादा जाते हो, जितना ज़्यादा बीईपी पॉइंट से ऊपर जाओगे उतनी सेल आपकी एक क्वांटिटी को बेचने से भी सेल बढ़ती जाएगी। क्रेडिट कलेक्शन एफर्ट्स, इसके अलावा आपको उतने ही ज़्यादा क्रेडिट कलेक्शन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और हैबिट्स ऑफ कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास जो साउंड होते हैं, साउंड किस चीज़ में, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी साउंड होती है, मतलब अच्छा खासा उनके पास पैसा होता है, बस वो देना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के पीछे पड़े रहो। अगर ऐसी हैबिट के कस्टमर है तो बार बार उनको याद दिलाओ ताकि वो आपको टाइम पे पेमेंट कर दे। तो जो ये फैक्टर्स है ये आपकी जो रिसीवेबल्स हैं उनको जो है अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। क्या मीनिंग है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है जो रिसीवेबल्स हैं उनका हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि डेटर का जो हम मैनेजमेंट करते हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या मीनिंग है। देखो, रिसीवेबल्स यानी डेटर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड डेटर, मतलब कितना उधार बेचे, किसको उधार बेचे, कैसे पैसा आएगा, क्रेडिट पॉलिसीज क्या होगा, इन सबको मैनेज करना रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट इज टू टेक साउंड डिसीजन, अच्छा डिसीजन लेना एज रिगार्ड इन्वेस्टमेंट इन डेटर। सर इन्वेस्टमेंट इन डेटर कैसे, भैया इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं ना, इन्वेंट्री हम फ्री में दे रहे हैं, फ्री मतलब उधार दे रहे हैं उनको, अभी तक पैसा दिया ही नहीं है, तो वो इन्वेंट्री का पैसा, स्टॉक का पैसा हमने डेटर पे इन्वेस्ट ही कर दिया ना, धीरे धीरे उनसे पैसा निकलवाएंगे। ओके जी, ठीक है, तो वो साउंड डिसीजन आपका होना चाहिए। अगर उधार सर बेचे ही नहीं, तो मैं पहले आंसर दे चुका हूँ, उधार तो बेचना पड़ेगा, उसके बिना आप ज़्यादा सेल नहीं कर पाओगे, ज़्यादा सेल नहीं कर पाओगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलेगा कैसे भाई। डायमेंशंस ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट, क्या डायमेंशंस है, तो देखिए 3 चीजें हैं, डायमेंशंस है हमारे पास। रिसीवेबल मैनेजमेंट करना है, अगर आपको डेटर का मैनेजमेंट करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट, जिससे आपकी सेल्स भी अच्छी हो जाए, आपको प्रॉफिट भी अच्छा हो, डेटर से पैसा भी कलेक्ट हो जाए और उनको डिस्काउंट भी मिल जाए, उनको टाइम भी मिल जाए, यानी कि प्रॉपर एक मैनेजमेंट हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको 3 चीजें करनी चाहिए। फर्स्ट है फॉर्मिंग अ क्रेडिट पॉलिसी, एक क्रेडिट पॉलिसी बनाओ। सेकेंड, उस क्रेडिट पॉलिसी को एग्जीक्यूट करो, मतलब एक तो प्लान बनाओ और उस प्लान को फिर अप्लाई करो। एक सोचा और सोचा ही रह गया, एक सोचा और उसको कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया वो, ठीक है, तो ये है सोचना और ये है करना, जैसा सोचा वैसा करो। ओके। थर्ड है फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कलेक्शन पॉलिसीज, मतलब उनसे पैसा निकलवाना, इसको हम लास्ट में समझाऊंगा, पहले ये दोनों समझते हैं। सबसे पहले क्रेडिट पॉलिसी बना रहे हैं। क्रेडिट पॉलिसी मतलब कितना उधार देना है, कितना नहीं देना है, किसको उधार देना है, किस तरीके से उधार देना है, वो सब। ओके, उधार कैसे बेचेंगे, देना मतलब उधार सेल करना, क्रेडिट सेल करना। क्वालिटी ट्रेड अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, आप अपने क्रेडिट स्टैंडर्ड्स बनाओ, थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा एनालिसिस करो और स्टैंडर्ड बनाओ कि ये स्टैंडर्ड के बेसिस पर जो है हम उधार सेल करेंगे। ओके, और उधार सेल जब हम करेंगे तो किस लेवल की करेंगे वो डिसाइड करो, तो क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करो आप, ठीक है। फिर आप डिसाइड करो लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड, जो आप उधार बेचोगे ना तो कितना समय दोगे डेटर को। आप इधर क्रेडिटर से परचेज करके लाए, सप्लायर से परचेज करके लाए हो आप गुड्स, ओके, और उसको 1 महीने का टाइम देके आए हो, तो आपको इधर कम से कम 20-25 दिन के अंदर अंदर पैसा लेना पड़ेगा, तभी तो उसको पेमेंट कर पाओगे, इधर मतलब डेटर को बेच करके। तो उधार खरीदा, उधार बेचा, जिससे खरीदा उसको बोला 1 मिनट में पेमेंट कर देंगे 1 मंथ के अंदर अंदर, तो जिसको बेचा है उससे भी तो आपको विदिन 1 मंथ पेमेंट लेना पड़ेगा ना, तो डेटर से पैसा लो और इनको पेमेंट कर दो, तभी तो मैनेजमेंट हो पाएगा, अदरवाइज खुद का पैसा लगाना पड़ेगा। ओके जी, ठीक। तो वो लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड क्या होगी, तो वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिनसे आप उधार परचेज करके लाए हो, सप्लायर से खरीद के लाए हो, उनको आपने कितना टाइम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट, अगर कोई बंदा जो है वो उधार खरीदने आया है, लेकिन आप थोड़ा उसको लालच दे दो कि भैया अगर तू अभी पेमेंट करता है तो तेरे को 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा, पर उधार पे नहीं मिलेगा, तो हो सकता है वो पेमेंट कर दे। फिर आता है डिस्काउंट पीरियड, उसको ये भी लालच दो कि अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर
पेमेंट भी कर देते हैं तो भी आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट का पीरियड क्या होगा, डिस्काउंट कितना होगा, ओके। तो ये सब चीज़ें जो है आप क्रेडिट पॉलिसी को फॉर्म करते टाइम, क्रेडिट पॉलिसी उधार जो बेचोगे उसकी पॉलिसी बनाते टाइम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो और डिसाइड कर दो। ध्यान में रख लिया, डिसाइड कर दिया, अब उसको एग्जीक्यूट कर दो, मतलब अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के लिए क्या, कलेक्टिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्रेडिट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, कस्टमर के बारे में अच्छी खासी डिटेल होनी चाहिए, उस एरिया, उस सिटी या जहां आप ऐसा उधार सेल कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, परचेसिंग पावर कितनी है लोगों की, लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी साउंड है, वो सब पता कर लो, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट एनालिसिस करो, फिर वो जो भी इंफॉर्मेशन आपने ली है उसका एनालिसिस करो, फिर उसके ऊपर डिसीजन लो कि आप उधार सेल करोगे तो किस कैटेगरी को करोगे, कितने दिन का टाइम पीरियड दोगे, वो सब आप डिसीजन ले। फिर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल एंड फैक्टोरिंग, यानी कि आप जो है अब डेटर में इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप उसको उधार इन्वेंट्री दे रहे हो, स्टॉक उधार बेच रहे हो, स्टॉक में आपका पैसा फंसा हुआ है, तो वो तो आप डिसीजन ले रहे हो। उसके अलावा फैक्टोरिंग का भी डिसीजन लेना चाहिए कि अगर कुछ लोग पैसे नहीं देंगे या फिर लेट देंगे, एक टाइम पीरियड चूक जाएगा, तो क्या किसी फैक्टोरियर को अपॉइंट करोगे। फैक्टोरियर का काम होता है डेटर से पैसा कलेक्ट करके आपको देना और उसके बदले में वो कमीशन लेते हैं। अब उनको पैसा निकलवाने की ट्रिक होती है, उनको आता है, मतलब आप उनके ऊपर लीगल नोटिस भेजोगे ये वगैरह सब वो हथकंडे जानते हैं और पैसा निकलवा देते हैं, तो क्या उसको अपॉइंट करोगे, ठीक है। फिर आता है आपका फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कलेक्शन पॉलिसी। अब ये तो आपने क्या कर दिया कि जो क्रेडिट उधार बेचना है उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाई, उसको एग्जीक्यूट कर दिया और आपका उधार सेल हो गया। अब उधार सेल होने के बाद में जो डेटर है उनसे पैसा भी तो कलेक्ट करना है, उनसे पैसा भी तो निकलवाना है, तो वो पैसा कैसे निकलवाओगे, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाओ जिसको बोलते हैं फॉर्मुलेटिंग, मतलब बनाना क्या, एग्जीक्यूटिंग कलेक्शन पॉलिसी। तो कलेक्शन पॉलिसी बनाओ एक डेटर से पैसा कलेक्ट करने की और उसको फॉर्मुलेट करो, यानी कि बनाओ और फिर उसको क्या करो, एग्जीक्यूट भी कर दो। इसके लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इसमें सबसे फर्स्ट चीज जो आती है वो ऐसे डेटर जो पता है कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है लेकिन वो पैसा टाइम पे नहीं देते हैं, तो उनको कॉल करके याद दिलाओ, उनके पास में अपना एम्प्लॉय भेज दो, है ना, उनके पास आप चले जाओ, उनको आप मेल कर दो, उनको आप पोस्ट कर दो, उनको आप मैसेज कर दो, उनसे पैसा टाइम पे उनको याद दिलाओ ताकि वो निकलाएगा। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे तरीके जिनको अपना सकते हो डेटर से पैसा निकलवाने के। फिर भी आपको लगता है कि नहीं भैया ये हमारे बस की बात नहीं है, ये बेड डेब्ट्स हो जाएंगे, तो फिर आप फैक्टोरियर को अपॉइंट कर दो। फैक्टोरियर क्या करेगा, उन जितने भी डेटर हैं जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनसे कलेक्ट करके आपको दे देगा और उसके बदले में वो क्या लेगा, कमीशन। ओके जी, तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स या रिसीवेबल मैनेजमेंट। इस चैप्टर बहुत इजी था, थ्योरी थोड़ी ज़्यादा थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके एग्जाम्स चल रहे हैं उसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट। प्लेलिस्ट हमारी बन रखी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो आप पूरी जरूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।